सामान्य विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे इस प्रश्नोत्तरी में मानव शरीर में जितने भी तंत्र जो वो श्वसन तंत्र है, ये कंकाल तंत्र है और सामान्य तंत्र के बारे में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो इस सीरीज का पहला प्रश्न रहेगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? ऐसे 20 दांत होते हैं जो दो बार आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। उत्तर सी रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया वो मुख से प्रारंभ होती है, मुख से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें देखिए आप, पित्ताशय, यकृत, आंत ये पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं। कॉर्निया ये आंख से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मानव शरीर में अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो रक्त में जो अवशोषित किए जाते हैं ये किए जाते हैं छोटी आंत से। उत्तर रहेगा इसका सी, छोटी आंत। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मानव अमाशय में भोजन पाचन में सहायक अम्ल है। भोजन पाचन में जो सहायक अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्तर ए रहेगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन के पाचन में सहायक। प्रश्न नंबर 7, मत्स्य द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों में अप्रभावित रहता है। क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। उत्तर इसका सी रहेगा, अमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं? प्रोटीन वो किस पदार्थ में चले जाते हैं? शर्करा, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज या वसा में? तो ये चले जाते हैं एमिनो अम्ल में। उत्तर रहेगा इसका बी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पित्त पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यकृत के द्वारा, कृमि के द्वारा, ग्रास्य के द्वारा या अमाशय के द्वारा? तो ये किए जाते हैं यकृत के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पित्त जमा होता है कहां पर होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के, 100% पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा में मिलेगा आपको। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहां से प्राप्त होता है? पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो ये उदर से। कहां से? ये उदर से। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायस्थीकरण करना। उत्तर 1 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन हार्मोन्स। प्रश्न नंबर 15 देखिए आप, पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी विशेष आवश्यकता होती है? पेट में भोजन पचाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एंजाइम। उत्तर रहेगा डी, एंजाइम। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अग्नाशय रस का मानक है। अग्नाशय रस का मानक कितना होता है? 8.0। उत्तर रहेगा सी। चिम क्या है? सामान्य सा प्रश्न। चिम क्या है? तो चिम होता है भोजन व गैस्ट्रिक स्त्राव के साथ मिश्रण होता है, वो चिम कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16% होती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं। ये किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है वायु श्वसन। ये इसे कहा जाता है वायु श्वसन। अगला प्रश्न देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो CO2 की मात्रा इसमें होती है 4%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। अगला प्रश्न देखिए, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिकल अम्ल। उत्तर रहेगा सी, लैक्टिकल अम्ल। प्रश्न अगला देखिए, श्वसन प्रक्रिया का अंग होता है भाई, ये श्वसन भी होता है, गैसों का परिवहन भी होता है और आंतरिक श्वसन भी होता है। उत्तर रहेगा इसका डी सही। इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं डाले गए। श्वसन के बाद CO2 युक्त वायु अंगों से बाहर निकालने को कहा जाता है। श्वसन के बाद CO2 यानी श्वसन के बाद हम वायु छोड़ते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%। युक्त वायु अंगों से बाहर निकलने को कहा जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है उच्छ्वास कहा जाता है। याद रखिए इस चीज को, उच्छ्वास। अगला प्रश्न देखिए, एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सामान्य सा प्रश्न है। 206 हड्डियां होती है। उत्तर सी रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मात्र 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 8 अस्थियों से बना हुए होते हैं मनुष्य की खोपड़ी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। उत्तर रहेगा 12। मनुष्य शरीर की सबसे सख्त अस्थि कौन सी है? मनुष्य शरीर की सबसे सख्त मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि सबसे मजबूत होती है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां निम्न में से कौन सी है? फिबुला और टीबिया। ये पैरों की हड्डियां है, फिबुला और टीबिया। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज रहती है हमारी। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन दर निरंतर होगी कब? निंद्रा में। जब सोए हुए होते हैं तो श्वसन दर क्या होती है? निरंतर होती है। अगला प्रश्न देखिए अब, यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO2 भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि क्या कारण होता है इसके पीछे? क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के स्थान पर CO2 से जुड़ जाता है। O2 के स्थान पर किससे जुड़ा जाता है? CO2 से जुड़ जाता है। इसलिए क्या होता है? मनुष्य का दम घुटने लगता है। उत्तर रहेगा इसमें डी। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? श्वसन में जो ऊर्जा लगती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। उत्तर डी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स में। अगला प्रश्न, मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? तो 2, मात्र 2 पिंड होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़े स्थित होते हैं कहां पर होते हैं? ये प्लूरल गुहा में होते हैं, अगला प्रश्न देखिए, श्वसन मार्ग व मुख्य मार्ग को पृथक करता है। श्वसन मार्ग व मुख्य मार्ग, तो इसको पृथक अलग अलग कौन करता है? तो इसको अलग करता है तालु। मुंह के अंदर आपने देखा होगा तालु। श्वसन मार्ग व मुख्य गुहा को जो अलग करने का काम करता है वो तालु का होता है। अगला प्रश्न देखिए, दोनों नासा मार्गों के बीच पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? दोनों नासा मार्गों के बीच में जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मेसेमाइड होती है, मेसेमाइड। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन व हारनाल का क्रॉस पथ है। श्वसन एवं आहारनाल का क्रॉस पथ कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। उत्तर रहेगा इसका ए, ग्रसनी। अगला प्रश्न देखिए आप, सामान्य श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? इसमें क्या होता है? केवल
निश्वसन के लिए आवेग प्रेषित किए जाते हैं। उत्तर है इसका ए सही। अगला प्रश्न देखिए आप, मानव के परिसंचरण प्रणाली में, मानव के परिसंचरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिसंचरण प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? पहला देखिए आप, दाया आलिंद फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है। दाया आलिंद फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है, ये कथन बिल्कुल ही नित्य गलत है। इसमें रहेगा ए उत्तर सही। अगला प्रश्न देखिए, वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। वायवीय श्वसन में किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम कौन सा है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कंठनाल आता है, उसके बाद वायुनली, वायुनल के बाद श्वसनी, और श्वसनी के बाद में क्या होता है? श्वासनिका। उत्तर है इसका डी। श्वसन है, श्वसन क्या होता है? श्वसन एक उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रम। अगला प्रश्न देखिए, उबासी क्यों आती है? उबासी क्यों आती है? क्या कारण होता है उबासी आने का कारण? रक्त में अत्यधिक CO2 होने के कारण, रक्त में अत्यधिक CO2 होने के कारण मनुष्य को अक्सर क्या आती है? उबासी आती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में बाइकार्बोनेट के रूप में, शरीर में बाइकार्बोनेट के रूप में, शरीर में बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है। तो मनुष्य के शरीर में बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो मात्र 70% होता है। उत्तर रहेगा इसका 70। अगला प्रश्न देखिए, ये महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी, आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करें जहां पर बात आती है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न, तो यहां से मात्र 2 या 3 प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो याद रखिए इस प्रश्नोत्तरी को, मनुष्य के शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है वो किसकी होती है? जांघ की होती है। अगला प्रश्न देखिए, अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। उत्तर रहेगा इसका बी, टेंडन। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? तो अस्थि में कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। उत्तर ए, कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। उत्तर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस तत्व की कमी से, निम्न में से किस तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां वो कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न, तंदुपास्थी संधि कहां पाई जाती है? फिब्रोक्स बोन कहां पर पाई जाती है? तंदुपास्थी, ये संधि पाई जाती है कपाल में। कहां पर पाई जाती है? कपाल में। अगला प्रश्न, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ में पाई जाती है, फीमर। उत्तर रहेगा सी। मानव शरीर में पांव की हड्डियां होती है, मानव के शरीर में पांव की हड्डियां होती है तो खोखली होती है। पांव की हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है। अगला प्रश्न देखिए अब, मानव शरीर के किस अंग में टीबिया हड्डी पाई जाती है? टीबिया हड्डी किस में पाई जाती है? पांव में पाई जाती है। उत्तर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव के सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? सिर की बात करें यहाँ पर तो खोपड़ी में जिससे पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर पूछा गया सिर में, तो सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखिए, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं स्नायु। उसे किस नाम से जाना जाता है? स्नायु। ऑप्शन रहेगा बी इसमें सही। विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा विशेष अध्याय रहेगा पशु परिसर में कुक्कुट पालन से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी बनती है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज का। पहला जो प्रश्न है कि प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? तो लड़ाई के लिए जो मुर्गी पाली जाती थी वो थी एसिल नस्ल की, असील नस्ल की। उत्तर रहेगा इसका सी। दूसरा प्रश्न देखिए, कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये भवन तैयार की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? मुर्गी पालन में शामिल नहीं है तो यहां पर देखिए आप,
मुर्गी, बतख और टर्की, ये जो तीनों आते हैं ये मुर्गी पालन के अंदर ही आते हैं, जबकि ये गाय है ये पशुपालन के अंतर्गत आता है। उत्तर रहेगा इसका ए सही। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है तो रोग मुक्त नस्ल होनी चाहिए पोल्ट्री फार्म के अंदर, उचित भोजन होना चाहिए, गंदी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर इसका रहेगा सी, सुरक्षित फार्म परिस्थितियां होनी चाहिए, बिल्कुल उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, घरेलू पक्षी क्या है? घरेलू पक्षी क्या है? यह एक विशेष क्षेत्र में रहता है, यह एक विदेशी नस्ल है, मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला पक्षी होता है घरेलू पक्षी। मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए जो पक्षी पाला जाता है वो घरेलू पक्षी होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वो ब्रायलर होते हैं। पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाला जाता है वो ब्रायलर होते हैं, और जो अंडे के लिए पाला जाता है वो लेयर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रायलर की नहीं होती? ब्रायलर नस्ल की नहीं होती, कौन सी विशेषता नहीं होती? आमतौर पर वे मादा होती है, ये कोई सामान्य विशेषता नहीं है, आमतौर पर ये मादा होती है, क्योंकि ये जो मुर्गियां हैं ये किसके लिए? मांस के लिए पाली जाती है। मांस के लिए जो पाली जाती है तो इसमें मादा और नर दोनों ही आते हैं। उत्तर इसका एक ही पहला ही ऑप्शन इसमें विशेषता में नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? लेयर्स की जो विशेषता नहीं है ये कौन सी है? तो मादाओं में अंडे उत्पादन के उस दर के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है वो लेयर्स होते हैं, उन्हें कभी टीका नहीं लगाया जा सकता, ये लगाया जा सकता है। उत्तर बी इसका सही रहेगा कि विशेषता में नहीं है, ये बी उसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा खाने से प्राप्त नहीं होता? अंडा खाने से प्राप्त नहीं होता तो अंडे के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, अल्कोहल नहीं पाई जाती। उत्तर डी रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है? पोल्ट्री की भारतीय नस्ल कौन सी है निम्न में से? तो इसमें जो बुसरा नस्ल है ये भारतीय पोल्ट्री की नस्ल प्रमुख है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, फटाफट प्रश्नोत्तरी है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? जो विदेशी नस्ल भारत में पाली नहीं जाती वो कौन सी है? ये घाघस नस्ल, ये घाघस नस्ल है, ये विदेशों में पाली जाती है, जबकि भारत में इसका पालन पोषण नहीं होता, लोग पालते नहीं है इसको, घाघस नस्ल। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मुर्गी फार्म पर उपयोग किया जाने वाले उपकरण कौन सा होता है? मुर्गी फार्म पर ब्रूडर, फीड ओपर और लेइंग नेस्ट, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर डी रहेगा इसका सही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन होती है? ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन है? तो ये है विल्मर स्टील। उत्तर बी, विल्मर स्टील। प्रश्न नंबर 14 देखिए, चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार क्या है? चिकन पोल्ट्री फार्म के प्रकार प्रति और ब्रायलर दोनों ही है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है मुख्य उद्देश्य? मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती है। ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के अंदर मांस के लिए मुर्गियां पाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का उद्देश्य क्या होता है? लेयर जो मुर्गियां होती है वो अंडे के लिए पाली जाती है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सर्दियों में पोल्ट्री फार्मिंग पक्षियों के लिए कौन सी विटामिन की कमी मुख्य समस्या होती है? पोल्ट्री फार्म की सर्दियों के अंदर कौन सी विटामिन की कमी आती है? विटामिन डी की कमी आती है, विटामिन डी की कमी। प्रश्न नंबर 18, वह कौन सा रसायन है जो चिकन खाने के बाद मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है? तो कौन सा है वो? ये रसायन है सेराटोनिन। उत्तर ए सही रहेगा, सेराटोनिन। प्रश्न नंबर 19 देखिए, चिकन को मीट भी कहा जाता है। चिकन को मीट भी कहा जाता है, चिकन को किस मीट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सफेद मांस के नाम से भी, सफेद मांस। उत्तर सी। सफेद मांस में कम होता है, सफेद मांस में क्या चीज कम होती है? ऑप्शन में आपको बताना है, सफेद मांस में वसा बिल्कुल कम होती है। प्रश्न नंबर 21 देखिए आप, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? 99 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक का, 99 से 102 डिग्री फारेनहाइट। प्रश्न नंबर 22 देखिए, चिकन के बारे में सही कथन चुनो। चिकन के बारे में सही कथन चुनो
यहाँ के चिकन में सोडियम कम होता है जिससे रक्तचाप नहीं बढ़ता, बिल्कुल सही है। चिकन अमीनो एसिड से भरपूर होता है। चिकन में विटामिन ए, सी, B3, B6, B12, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि होते हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी इसमें सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पुराना पशु या पक्षी कौन सा है? मनुष्य के द्वारा जो पालतू सबसे प्राचीन भी पूछा गया है तो ये मुर्गी है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, नर मुर्गे को क्या कहते हैं? नर मुर्गे को मुर्गा कहा जाता है, नर मुर्गे को मुर्गा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सैमी, मादा मुर्गी को क्या कहा जाता है? मादा मुर्गी को किस नाम से जाना जाता है? मुर्गी के नाम से जाना जाता है। सामान्य से प्रश्न है ये। मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है, तो इसमें विस्तृत पद्धति भी होती है, अर्धसंगन पद्धति भी होती है और सघन पद्धति, तीनों में मुर्गियों के आवास बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल है, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल है उचित विधि द्वारा ज्ञापन करना सही है, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाना चाहिए, उचित समय पर ज्ञापन किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी इसके अंदर सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई पूछी गई है तो 12 फीट होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार है, तो प्रमुख रूप से 4 किस्म होती है, उत्तर सी रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है, तो इसमें अर्धसघन पोल्ट्री भी होती है, फ्री रेंज भी होती है, फोल्डिंग यूनिट भी होती है, उपयुक्त सभी इसके अंदर सही रहे। प्रश्न नंबर 31, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है, तो कितना? एक मुर्गी के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट चाहिए, 2.5 से 3 वर्ग फीट। प्रश्न नंबर 32, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? मुर्गी वो सामान्य रूप से 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। प्रश्न नंबर 33, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में कौन सी है? तो उसमें डेयर स्टेप भी होता है, ट्रिपल डेक भी होता है और फ्लैट डेक भी होता है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है, तो गाय ये मुर्गी पालन में नहीं आता, ये पशु पालन में आता है। 35, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक प्रमुख घटक नहीं है, ये पहले भी प्रश्न आ गए, गंदी परिस्थितियां इसमें नहीं होनी चाहिए। घरेलू मुर्गी क्या है? ये भी प्रश्न पहले आ गया, वो मुर्गी जो मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखी जाती है वो घरेलू मुर्गी होती है। ये देखिए आप, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। अंडे के लिए पाले जाते हैं लेयर्स कहलाते हैं, ये प्रश्न भी आ गया था अपने। निम्नलिखित में से कौन ब्रायलर की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन ब्रायलर की विशेषता नहीं है? तो ये आमतौर पर मादा होती है, ये ब्रायलर की कोई खास विशेषता नहीं। ब्रायलर किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है, इसमें नर और मादा दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? ये भी प्रश्न पहले आ गया, इसमें टीकाकरण नहीं होता। आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं के रूप में जबकि नर को पाला जाता है, यानी पूछा गया है आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को किस रूप में और नर को किस रूप में पाला जाता है? तो मादा को लेयर्स के रूप में पाला जाता है क्योंकि अंडे देती है, और नर को ब्रायलर के रूप में पाला जाता है क्योंकि उससे मांस प्राप्त होता है। 41, अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता, ये पहले भी आ गया प्रश्न। अल्कोहल, ये भी प्रश्न पहले आ गया। कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल नहीं है इसके अंदर? तो भारतीय नस्ल इसमें बुसरा है, ये भारतीय नस्ल नहीं है। ये भी प्रश्न आ गया। घाघस, यानी कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? घाघस। प्रश्न नंबर 44 देखिए, मुर्गी घर के बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है लेटर के नाम से। ब्रायलर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
ब्रायलर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? टेबल बर्ड। उसे किस नाम से भी जाना जाता है? टेबल बर्ड के नाम से भी। 46, मुर्गी की कौन सी नस्ल एसिल व मलाइगम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है? कौन सी नस्ल होती है? ये होती है रेड कार्निस। उत्तर ए, रेड कार्निस। 47 देखिए, प्लाई माउथ रोग नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? प्लाई माउथ रोग नस्ल किस नस्ल की मुर्गी है? यह एक अमेरिकन वर्ग की मुर्गी है। मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला व स्वादिष्ट होता है? किस नस्ल का मांस है वो काला व स्वादिष्ट होता है? तो ये कड़कनाथ का मांस। 49 देखिए, 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालन गृह में पालना कहलाता है। तो पालन गृह में पालना क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 50 देखिए, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है। तो ये कहलाता है ब्रूडिंग। उत्तर रहेगा ए, ब्रूडिंग। प्रश्न नंबर 51 देखिए, 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालन कहलाता है। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालन क्या कहलाता है? ग्रोविंग कहलाता है। उत्तर ए। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए आप, 4 सप्ताह की उम्र के चूजों का पालन किस नाम से जाना जाता है? तो ये पहले भी आ गया, 4 से 8 सप्ताह तक जो बच्चों का पालन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे 4 से 8 तो ये रियरिंग हो गया, और 4 सप्ताह की उम्र में ये ब्रूडिंग। उत्तर इसका सही रहेगा। आज की सीरीज में कुक्कुट पालन से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आपको अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।